हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव सही रहें। मित्रों, पढ़ाई करते रहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी धरोहर है जो आपके जीवन का उद्धार करती है। और आज का जो हमारा विषय है वो भू राजस्व व्यवस्था। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार हमारे देश में शासन कर रही थी तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने ऐसी तमाम व्यवस्थाओं को लागू कर दिया जिससे समाज का आर्थिक शोषण हुआ, तो वहीं पर दूसरी तरफ जमींदारों का, लंबरदारों का बोलबाला बढ़ गया और इस प्रकार से हमारे देश की जनता काफी परेशान होती चली गई, जिसके खिलाफ कई आंदोलन भी हुए हैं। उसकी चर्चा में अगले वीडियो में करेंगे। वो चाहे किसान विद्रोह हो, चाहे यानी जनजाति विद्रोह हो, और चाहे तमाम ऐसे सामाजिक विद्रोह भी हुए हैं जिन पे चर्चा करेंगे। धार्मिक शोषण भी किया है अंग्रेजों ने, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, हर प्रकार का शोषण किया है। और आज का जो हमारा विषय है वो है भू राजस्व व्यवस्था, यानी भूमि पर जो टैक्स कैसे वसूला जाए। ये योजना लेकर यानी कई व्यवस्थाएं लागू की गई, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तोमयांटी प्रथा, ददनी प्रथा, दुगलाहाली प्रथा और तिनकटिया प्रथा शामिल है और सभी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, यानी अगर आपसे पूछा जाता है, यानी स्थायी बंदोबस्त से पहले भी कुछ ऐसे यानी स्ट्रक्चर तैयार हुआ जो आधार बना चल के यानी स्थायी बंदोबस्त का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ, यानी बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। अब आपसे पूछ सकता है कि बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ, तो 1765 में। और 1765 के समय को इलवर्ट यानी इलवर्ट विल ने एंग्लो इंडियन का युग प्रवर्तन काल कहा। यानी एंग्लो इंडियन का युग प्रवर्तन काल एल्बर्ट विल ने किसको कहा? 1765 के समय को। 1765 में जब द्वैत शासन लागू हुआ तो बंगाल के नवाब मोहम्मद रजा खान को यानी वसूली करने का अधिकार दिया गया। यानी अब जो कर है वो कौन वसूलेगा, यानी कर वसूली। तो कर वसूली का अधिकार मोहम्मद रजा खान को दिया गया जब बंगाल में द्वैत शासन लगा। इसके बाद होता क्या, ये प्रक्रिया लगातार चलती है। तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 में यानी जो केंद्रीय खजाना था, यानी केंद्रीय खजाना को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लेकर आए। अब ये कह सकता है कि बताइए, केंद्रीय खजाना को मुर्शिदाबाद से कोलकाता कौन लाया? तो आपका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ये वही वारेन हेस्टिंग्स हैं जिनको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और एक परिषद बनी थी जिसके 4 सदस्य थे, यानी वारवेल, क्लोवेरी, मानसन और फ्रांसिस, ऐसा भी पूछा जाता है। और इसी के समय जब वारेन हेस्टिंग्स आया तो इसने पंचसाला व्यवस्था को लागू कर दिया, यानी टैक्स जो है 5 साल का इकट्ठा लिया जाएगा, जो कि किसानों के लिए बड़ी विषम परिस्थिति थी। 5 साल का एक साथ टैक्स। दूसरी बात करें कि 1777 में पंचसाला के स्थान पर एक सालाना, यानी पंचसाला के स्थान पर सालाना बंदोबस्त, यानी अब 5 साल का नहीं, अब प्रत्येक साल का आपसे टैक्स एक एक साल का लिया जाएगा, ऐसा व्यवस्था किया गया। 1784 जब आया तो उस समय फिट्स इंडिया एक्ट आया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 में आया। तो इसने क्या किया, कंपनी को बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का सुझाव दिया कि कंपनी से व्यक्तिगत अपने विचार रखे कि आप बंगाल में भूमि का लगान जो है वसूलो। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रही और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस
यानी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और इसी समय इसने स्थिति को देखते हुए रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। तो आपसे कह सकता है कि रेवेन्यू बोर्ड का गठन किसने किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस पर दो प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि ये यानी भूमि के स्थायी बंदोबस्त का जनक है, और दूसरा इसका मकबरा जो है वो मकबरा गाजीपुर में है, गाजीपुर यानी यूपी में, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भूमि स्थायी बंदोबस्त का क्या है, जनक, यानी इसी ने भूमि का स्थायी बंदोबस्त किया। 1790 का जब दौर आया तो इसने 10 वर्षीय लगान वसूलना लागू किया, यानी अब रूल बन गया कि 10 वर्ष का लगान एक साथ वसूला जाए। अब तो और ज्यादा समस्या थी किसानों के ऊपर। अतः 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि की स्थायी व्यवस्था लागू की और एक एक साल करके वसूलना शुरू किया। यानी अब ये क्वेश्चन बनता है कि स्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जानते हैं, तो स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी, मालगुजारी, जमींदारी और जागीरदारी आदि नामों से जाना जाता है। अब बात यह कि इसका विस्तार कहां तक था, कितनी भूमि, तो उस समय जो भूमि थी उसका 11% यानी 19% भूमि पर यानी इसका विस्तार था, ये व्यवस्था लागू थी, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तरी कर्नाटक और वाराणसी और गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्र हैं, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तरी कर्नाटक, वाराणसी, गाजीपुर आदि क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। मुद्दा क्या था कि जो भी लगान होगा उसका 11% जमींदार रखेगा और 89% कोष में जमा होगा, यानी कंपनी के कोष में जाएगा। अब दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कि 1799 अधिनियम के तहत जमींदारों को अधिकार दिया गया कि अगर किसान कर ना दे पाए तो किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाए। आज आप अपने गांव में भी जानते होंगे, सुना होगा कि जमीन से बेदखल कर दिया गया था सिर्फ इसलिए कि हम लगान नहीं दे पाए थे। हमारे गांव में भी इस प्रकार की समस्या है। तो ये इनके रूल थे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं, या सूर्यास्त कानून का संबंध किस व्यवस्था से है। तो पहला उत्तर आपका होगा कि सूर्यास्त कानून का संबंध जो है स्थायी बंदोबस्त से है, यानी सूर्यास्त कानून का संबंध स्थायी बंदोबस्त से है। और ये सूर्यास्त कानून एक ऐसा कानून है जिसमें जमींदारों को लगान वसूलने के लिए कहा जाता था और उनसे कहा जाता था कि लगान जो वसूला है या जो भी तुम वसूलोगे वो नियत तारीख के सूर्यास्त से पहले आप दे दें, नहीं तो आपकी जागीर भी यानी बेदखल कर दी जाएगी। तो इस कानून को सूर्यास्त कानून यानी सूर्य अस्त होने से पहले आपको टैक्स जमा करना है जो तारीख उन्होंने दे रखी है। ये व्यवस्था थी इसकी। अब हम दूसरी और एक बात ध्यान रखना, इनका मकबरा गाजीपुर में बहुत बार पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब हम बात करते हैं रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी आपने सुना होगा, रैयत रोबे, आलाउद्दीन के दौर में ये शब्द बहुत आता है, और आज हम आपको बता रहे हैं कि रैयतवाड़ी क्या है। तो रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जमीन के मालिक को स्वामी माना जाता था कि आपकी जमीन है और आप इस जमीन के मालिक हैं, लेकिन आपको कुछ शर्तों के अनुसार लगान देना होगा। और ये शर्तें आप परिवर्तनशील थी और अस्थायी थी, यानी शर्तें कभी भी घटाई बढ़ाई जा सकती थी, जो कि किसानों के ऊपर एक 100% अत्याचार हम कह सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो थी टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड लाए थे, यानी टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड लाए। इस व्यवस्था को मद्रास, बॉम्बे, पूर्वी बंगाल और कुर्ग कर्नाटक में लागू किया गया। और एक बार पूछा गया था कि बंबई में कब हुई थी, तो 1825 में, यानी 1825 में इस व्यवस्था को कहां लागू किया गया था, बंबई में। लेकिन प्रश्न हमारा यह है कि सबसे पहले इस व्यवस्था को कहां लागू किया गया, तो 12 महल जिला पड़ता है मद्रास में। 12 महल जिला मद्रास में
कर्नल रीड ने इसे लागू किया। जब आगे मुनरो यानी टॉमस मुनरो गवर्नर बने तो उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर चला दिया, यानी प्रारंभ कर दिया। और इसकी अगर हम बात करें कि ये व्यवस्था जो आई थी तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका एकमात्र उद्देश्य था किसान तथा सरकार का सीधा संपर्क, यानी किसान तथा सरकार का सीधा संपर्क स्थापित करना। अब हम तीसरी व्यवस्था की बात करते हैं, महलवाड़ी। ये भी एक लगान को लेकर व्यवस्था है। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है का प्रस्ताव था वो हाल्ट मैकेंजी ने, किसने, हाल्ट मैकेंजी ने दिया था। तो इन्होंने सुझाव ये दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण करने के बाद भूमि किसकी है उस किसान या मालिक का ब्यौरा रखा जाए और उस हिसाब से उस पर लगान वसूला जाए। सुझाव काफी सही था, लेकिन लगान निर्धारण किया किनके ऊपर कि गांव का एक महल होगा जो लगान निर्धारित यानी वसूलेगा, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि निर्धारित लगान है, जो हमने लगान निर्धारित कर दिया, उस लगान को वसूलने का काम गांव का मुखिया करेगा, लंबरदार। और हम ये 100% कह सकते हैं कि लंबरदार और जमींदार जो भी थे ये अंग्रेजों के दबाव में काम करते थे, और जिसकी वजह से इन लोगों ने भी हमारे समाज का कहीं ना कहीं शोषण किया है। तो जमींदार, लंबरदार आपने शब्द भी सुने होंगे, तो ये शोषक रहे हैं समाज के, बशर्ते इनके ऊपर दबाव था अंग्रेजों का, और कुछ तो तलवे चाटने का भी काम किए हैं जमींदार, लंबरदार। तो ये सारे हमारे समाज के शोषक भी रहे हैं, और कुछ जमींदार सही भी रहे होंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए विचारधारा के साथ काम किया होगा। 1822 में ये व्यवस्था लागू होती है। अगर आपसे कहता है कि महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई तो आपका उत्तर होगा 1822, और इसे कानूनी रूप देने का काम मैकेंजी ने किया। यानी इसे कानूनी रूप किसने दिया, मैकेंजी ने। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, जब 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक आए, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक वही हैं जिन्होंने सती प्रथा का अंत करवाने में मदद की, यानी राजा राम मोहन राय के साथ 1829 में। तो इनके समय महलवाड़ी व्यवस्था में संशोधन किया गया, और मार्टिन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्टिन वर्ड को उत्तरी भारत का भू राजस्व का जनक, यानी उत्तर भारत में भू राजस्व का जनक कौन है, तो आपका उत्तर होगा मार्टिन वर्ड। अब यह कि महलवाड़ी व्यवस्था कहां लागू थी, तो महलवाड़ी व्यवस्था अवध में थी, आगरा और पंजाब, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ जिलों में यह व्यवस्था संचालित थी। अब अगर बात करें कि जब लॉर्ड डलहौजी 1855 में आया, यानी लॉर्ड डलहौजी जब 1855 में आया तो उसने लगान की दर 50% कर दी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी वो है जिसने बहुत सारी यानी हड़प नीति, डक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के माध्यम से सतारा, बघाट, उदयपुर, नागपुर और आपका झांसी और अवध पे तो कुशासन का आरोप लगा के 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को यानी गद्दी से उतार दिया और कंपनी में मिला लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ददनी प्रथा, तो ददनी प्रथा क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ददनी प्रथा क्या है। तो ददनी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें अग्रिम यानी पेशगी, यानी पहले फसल तुम्हारी खड़ी हुई है, तुम्हें पैसा दे दिया, अब तुम फसल बो और उसको पैदा करो फिर हमें दो, तो ये प्रथा कहलाती थी ददनी प्रथा। इसमें होता था अग्रिम पेशगी, यानी पहले ही पैसा दे दो और खेती करो, कमा के फिर हमें दो, बेचो। दूसरी एक प्रथा थी कौमियांटी प्रथा। तो कौमियांटी प्रथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि कौमियांटी प्रथा कौन सी प्रथा है, तो ये एक ऐसी प्रथा है जो बंगाल और उड़ीसा, सॉरी बिहार नहीं, यानी उड़ीसा में जो कुर्मी जाति थी, कुर्मी जाति के लोग यानी काम करते थे मालिकों के यहां और उनसे कुछ भी नहीं लेते थे, यानी जो ऋण लेते थे तो ऋण के बदले वो पूरे जीवन काम करते थे, और ये प्रथा कहलाई थी कौमियांटी प्रथा। इसके अलावा अगर हम दुबला-हली प्रथा की बात करें, तो दुबला-हली प्रथा जो था ये सूरत से प्रारंभ हुई थी, ये भी ध्यान रखना।
यानी दुबला हाली प्रथा, ये सूरत से प्रारंभ हुई और इस प्रथा के माध्यम से आपको बता दें कि इसमें क्या होता था कि जो जमीन के मालिक होते थे वो जमींदार को अपना संरक्षक मानते थे कि आप ही मेरे मालिक हैं। ऐसा आपने कई फिल्मों में देखा होगा और ये प्रथाएं हमारे यहाँ चल रही थी। तो ददनी प्रथा में अग्रिम पेशगी दे देते थे। कॉमेंटी प्रथा में कुर्मी जाति के लोग ऋण के बदले काम करते थे, ऋण लेते थे और काम करते थे। और दुबला हाली प्रथा सूरत से प्रारंभ हुई। तो इस प्रथा का एकमात्र उद्देश्य था कि यहाँ के लोग जो थे, इस प्रथा के जो शिकार थे, वो यानी मालिकों को अपना संरक्षक मानते थे कि आप ही सब कुछ हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में संचालित थी। आज का हमारा आपसे क्वेश्चन है और आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि तिनकठिया प्रथा क्या है। तो आज का हमारा प्रश्न जो है वो ये है, तिनकठिया प्रथा क्या है, ये आपसे हमारा प्रश्न है और इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं। और हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से और हमें आगाह कराएं यानी अवगत कराएं। मैं और भी इसी प्रकार के वीडियो आपको कम से कम समय में अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू।